नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम अक्टूबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया। इस वीडियो में देखेंगे हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें हम पढ़ेंगे भारत का कोल्ड डेजर्ट रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल। सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी की चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच 97 LCA और MK-1A विमानों का अनुबंध। भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए मंत्रिमंडल ने 69,725 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी प्रदान की। DSIR योजना क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को मंजूरी। असम में भारत का पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। CP राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। विद्युत मंत्रालय ने जारी किया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2025 जारी। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लॉन्च। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी। महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य। UDISC प्लस रिपोर्ट 2024-25 देश में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार। एशियाई खेलों में भागीदारी के लिए नए चयन मानदंड जारी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहज वृक्ष मित्र टूल किट और श्रृंखला हम का द्वितीय संस्करण लॉन्च। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में रखी 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला। भारत के 7 प्राकृतिक स्थल यूनेस्को विश्व विरासत संभावित सूची में शामिल। विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए MOU। भारत का कोल्ड डेजर्ट रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल यानी WNBR में शामिल। यह घोषणा MAB यानी मानव एवं बायोस्फीयर समन्वय परिषद के 37वें सत्र में की गई, जिसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। घोषणा कब की गई? 27 सितंबर 2025 को। इस बार 21 देशों के 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व को WNBR में शामिल किया गया, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या अब 13 हो गई है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यानी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है। इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पर हिम तेंदुआ, हिमालयी आइबेक्स, अल्पाइन घास के मैदान आदि पाए जाते हैं। इसे राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वर्ष 2009 में घोषित किया गया था। सांख्यिकी मंत्रालय ने चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की है। इसका चौथा संस्करण है। चंडीगढ़ में CCSSO के 29वें सम्मेलन के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की स्थिति से संबंधित है। इसमें IMR यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर 2023 में 25 हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए IMR थोड़ी अधिक है। महिलाओं के लिए 25, पुरुषों के लिए 26 है। 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु दर अर्थात U5MR 2023 के लिए 29 है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 33 और शहरी क्षेत्र के लिए 20 रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल जन्म दर 18.4 रही है, जो घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 20.3% व शहरी क्षेत्रों में 14.9% थी। ड्रॉप आउट दर 2022-23 से 13.8 से घटकर 2024-25 में 8.2% हो गई। प्रारंभिक स्तर पर 8.7% से घटकर 2.3%, माध्यमिक स्तर पर 8.1% से घटकर 3.5% हो गई।
18 साल से पहले विवाह करने वाली 20 से 24 वर्ष की महिलाओं का प्रतिशत 2015-16 में 26.8% था, जो घटकर 2019 से 21 में कितना हो गया, 23.3%। 2024-25 में कुल गोद लिए गए बच्चों की संख्या 4155 हो गई, जिसमें 2336 लड़कियां और 1819 लड़के हैं। अंतर्देशीय गोद प्रति वर्ष 360 से 653 बच्चों की है। देश के भीतर दत्तक ग्रहण की संख्या 2991 से 4155 के बीच रही। रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच में 97 LCA Mk-1A विमानों के लिए अनुबंध किया गया है। किसने अनुबंध किया है? रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर 2025 को 62,370 करोड़ रुपए का। इसके तहत 97 हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk-1A मिलेंगे, जिसमें 68 लड़ाकू विमान व 29 ट्विन सीटर शामिल होंगे। डिलीवरी 2027-28 में शुरू होगी और अगले 6 वर्षों में पूरी की जाएगी। इसमें 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये पुराने MiG-21 के बेड़े को बदलेंगे। इसमें उत्तम AESA रडार और स्वयं रक्षा कवच प्रणालियां भी लगी होंगी। भारत के समुद्री क्षेत्र में 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। मंजूरी किसने प्रदान की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? भारत की घरेलू क्षमता को मजबूत करना और दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार लाना, वैश्विक नौवहन क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत को स्थापित करना। इसके तहत जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना SBFAS, समुद्री विकास निधि MDF, जहाज निर्माण विकास योजना SBDS को शुरू किया जाएगा। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 31 मार्च 2036 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और 24,736 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। समुद्री विकास निधि MDF 25,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। भारत सरकार की 49% भागीदारी होगी। 20,000 करोड़ रुपए का एक समुद्री निवेश कोष तथा 5,000 करोड़ का एक ब्याज प्रोत्साहन कोष स्थापित किया जाएगा। जहाज निर्माण विकास योजना 19,989 करोड़ के व्यय से शुरू की जाएगी। इसके अलावा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होंगे और 4.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित होगा और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास से संबंधित योजना के लिए DSIR या CSIR को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत 2273.397 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 15वें वित्त आयोग चक्कर 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू की जाएगी। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। उद्देश्य क्या है? भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। इसमें सम्मिलित संस्थाएं कौन सी हैं? देश के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान और विश्वविद्यालय, और यह अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगी। भारत का पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? असम में। असम में कहाँ पर? नुमालीगढ़ में, जो गोलाघाट जिले में स्थित है। साथियों, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL में
भारत की पहली बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 14 सितंबर 2025 को किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। यह इकाई बांस का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली दूसरी पीढ़ी यानी 2G का बायोइथेनॉल संयंत्र है और एक जीरो वेस्ट इकाई है। इससे लगभग 49,000 टन इथेनॉल और अन्य उत्पाद उत्पादित होंगे। इसमें सालाना लगभग 3 लाख मीट्रिक टन बांस का प्रसंस्करण होगा। असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ABEPL का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें NRL, फिनलैंड की फोर्टम ओएज और केम्पोलिस ओए शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नए पुल का भी उद्घाटन किया। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन यानी CP राधाकृष्णन, ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलवाई। साथियों, 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ था। राधाकृष्णन ने अपने प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडी गठबंधन से थे, 152 मतों से हराया। कितने मतों से? 152 मतों से हराया। CP राधाकृष्णन, जो NDA गठबंधन से थे, 452 वोट हासिल करने के साथ 15वें उपराष्ट्रपति बने। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, यानी टोटल कितने वोटों का अंतर रहा? 152 वोटों का। कुल 781 मतदाता सांसदों में से 767 ने मतदान किया, यानी 98.2% मतदान हुआ, जिसमें 752 वैध पाए गए और 15 मत अमान्य घोषित किए गए। विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया, यानी SEEI 2024 स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण 29 अगस्त 2025 को जारी किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 36 भारतीय राज्यों और यूटी के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का यह आंकलन करता है। इसमें 7 प्रमुख मांग क्षेत्रों में 26 संकेतांकों का उपयोग किया गया है और राज्यों को अग्रणी, सफल, दावेदार और आकांक्षी में वर्गीकृत किया गया है। 60% से अधिक स्कोर वाले अग्रणी में, 50 से 60% वाले सफल में, 30 से 50% वाले दावेदार में और 30% से कम वाले आकांक्षी में। हर एक समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य देखें तो साथियों, कैटेगरी 1 यानी समूह 1 में महाराष्ट्र, 2 में आंध्र प्रदेश, 3 में असम, 4 में त्रिपुरा। SEEI 2023 की तुलना में अग्रणी राज्यों की संख्या 7 से घटकर 5 हो गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु की स्थिति यथावत रही। असम और केरल को सफल श्रेणी में रखा गया, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और यूपी को दावेदार श्रेणी में रखा गया। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2025 NIRF जारी। कब? 4 सितंबर 2025 को जारी की गई। किसने जारी की? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। साथियों, यह रैंकिंग 9 श्रेणियों और 8 विषय क्षेत्रों में जारी की गई। यदि हम 9 श्रेणियों में देखें तो ओवरऑल 1 नंबर पर IIT मद्रास रही। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु रहा। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली रहा। अनुसंधान श्रेणी में IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। नवाचार संस्थान श्रेणी में IIT मद्रास। राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय की श्रेणी में जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू नई दिल्ली। कौशल विश्वविद्यालय में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे की और SDG संस्थान में
IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रही। अब साथियों 8 विषय क्षेत्र में देखें तो इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, वास्तुकला और योजना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। वास्तुकला और योजना में कौन सी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। कानून में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। कानून में कौन सी? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। चिकित्सा में एम्स दिल्ली। दंत चिकित्सा में एम्स दिल्ली। कृषि और संबंधित क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। विश्वविद्यालय श्रेणी में बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी का स्थान 7वां रहा। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था? विक्रम। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2025 को। कहां पर? नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 इवेंट में। साथियों यह 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर चिप है। इसकी लॉन्चिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। इसके निर्माता कौन है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC और इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL। उद्देश्य क्या है इसका? अंतरिक्ष मिशनों में साथियों इसका उपयोग किया जाएगा और स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए इसे डिजाइन किया गया है जो -55 डिग्री सेल्सियस से +125 डिग्री सेल्सियस तक के कठोर तापमान को सहन कर सकता है। यह 180 नैनोमीटर CMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसका सफल परीक्षण PSLV C60 मिशन के दौरान किया गया। इसी इवेंट में एक अन्य 32 बिट का RISC 5 माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया जिसका नाम था कल्पना 3201। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई सितंबर 2025 में, जिसके अनुसार सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1,78,600 करोड़पति परिवार रहते हैं। साथियों मुंबई देश की करोड़पति राजधानी बन गई है जहां 1.42 लाख धनी परिवार निवास करते हैं। शीर्ष 5 में कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान का स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है जहां पर 33,100 करोड़पति परिवार रहते हैं। याद रखना भारत में अब 8,71,700 करोड़पति परिवार हैं साथियों, जिनकी संपत्ति 8.5 करोड़ या उससे अधिक है 2021 की तुलना में, जो 90% अधिक है। तेज वृद्धि हुई है, यानी भारत में हर 30 मिनट में एक नया करोड़पति परिवार बन रहा है और हर 5वें दिन एक नया अरबपति पैदा हो रहा है। पिछले एक दशक में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक संपत्ति वाले परिवार की संख्या में 445% की वृद्धि हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने UDISE प्लस 2024-25 रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत में शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार चली गई है। 2022-23 की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 6.7% की। भारत में लगभग 15 लाख स्कूल हैं, जिसमें 24 करोड़ से ज़्यादा छात्र नामांकित हैं। सरकारी स्कूल में लगभग 50% छात्र नामांकित हैं। महिला शिक्षक 54.3% से अधिक हैं। छात्र शिक्षक अनुपात फाउंडेशनल स्तर पर PTR 10 दर्ज किया गया है, जबकि सेकेंडरी स्तर पर PTR 21 दर्ज किया गया है। सर्वाधिक जीरो एडमिशन वाले विद्यालय देखें तो पश्चिमी बंगाल में है 3812, राजस्थान में है 215। एक शिक्षक वाले स्कूल देखें तो सबसे ज़्यादा हैं आंध्र प्रदेश में 12,912 और राजस्थान में 6,117। यह भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली के विस्तार और शैक्षिक बल में महिला भागीदारी को दर्शाती है। एशियाई खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए नए चयन मानदंड जारी किए हैं युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना।
कहाँ पर लागू होगी? एशियाई खेलों में, पैरा एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, यूथ ओलंपिक खेलों में और एशियाई युवा खेलों में। साथियों, ये नियम ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर लागू नहीं होंगे जिनका चयन संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया जाता है। नए मानदंड क्या हैं? व्यक्तिगत गैर मापनीय स्पर्धाओं में पिछले 12 महीनों के अंदर आयोजित अंतिम सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में 6ठा स्थान प्राप्त किया है या अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 6 शीर्ष स्थानों में रहा है। टीम स्पर्धाओं जैसे फुटबॉल, हॉकी में पिछले 12 महीनों में आयोजित अंतिम सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में शीर्ष 8 में रहा है या अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 8 में हो। याद रखना, एशियाई खेल 2026 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के नागोया में खेले जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और देखभाल के लिए 2 प्रमुख पहलें शुरू की हैं। एक तो सहज वर्ध मित्र टूल किट और दूसरा श्रृंखला हम का द्वितीय संस्करण। याद रखना, सहज वर्ध मित्र टूल किट का क्या उद्देश्य है? बुजुर्गों की देखभाल में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और नीतियों तथा नागरिकों को जोड़ना। इसका विकास सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ओरिएंटेड ऑपरेशनल लिंक्स स्कूल द्वारा किया जाएगा। श्रृंखला हम के द्वितीय संस्करण की थीम क्या है? अनुभव और उत्साह का संगम। लक्ष्य क्या है? युवा और वर्ध पीढ़ी के बीच संवाद और जुड़ाव को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला 22 सितंबर 2025 को रखी। योजल विद्युत परियोजना 240 मेगावाट की और टाटो प्रथम जल विद्युत परियोजना 186 मेगावाट की। ये दोनों परियोजनाएं सियोम उपबेसिन में विकसित की जाएगी जिनकी लागत 3700 करोड़ रुपए आएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया तथा तवांग में 9820 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी। यूनेस्को विश्व विरासत संभावित सूची में भारत के 7 प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया गया है। इसके बाद भारत के कुल स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है। 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित। याद रखना, सितंबर 2025 में इसे शामिल किया गया। संभावित सूची में 7 प्राकृतिक स्थल कौन से शामिल हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और केरल। 6 राज्य के, इनमें 2 आंध्र प्रदेश के हैं, बाकी एक के। महाराष्ट्र का पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत दुर्लभ स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानी संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध, मेघालय की गुफाएं जैसे माउलू है गुफा जो जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को दर्शाती है, नागालैंड की नागा हिल ओफियोलाइट महाद्वीपीय प्लेटों पर उभरी हुई महासागरीय परत का प्रतिनिधित्व करती है, आंध्र प्रदेश की एरामट्टी डिबालू यानी लाल रेत की पहाड़ियाँ, विशाखापत्तनम के पास अद्वितीय पूरा जलवायु और तटीय भू आकृति विज्ञान संबंधी संरचनाएं। आंध्र प्रदेश के एरामट्टी डिबालू के अलावा तिरुमाली की पहाड़ियों को शामिल किया गया है जो लगभग 1.5 अरब वर्षों के पृथ्वी के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रतिष्ठित शिलाथोरम शामिल है। केरल का वर्कला चट्टाने, समुद्र तट के किनारे स्थित ये चट्टाने मायोप्लियोसिन युग की वर्कली संरचना को उजागर करती है। विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए एमओयू किया गया है। एमओयू किसने किया है? साथियों, यह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने गाइडेंस तमिलनाडु के साथ 19 सितंबर 2025 को किया है। गाइडेंस तमिलनाडु निवेश संवर्धन और सुविधा के लिए राज्य की नोडल एजेंसी है। याद रखना, इसका विकास कहाँ पर किया जाएगा? पूर्वी तट पर। नमो भारत ट्रेन देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है। यह दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पर चलती है। साथियों, इसने 2016 की गतिमान एक्सप्रेस के रिकॉर्ड की बराबरी की है। अन्य ट्रेनें
अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। 5.86 करोड़ की लागत से 2 एकड़ में दुनिया का अनोखा पार्क जो सिरेमिक वेस्ट से बना है, कहाँ पर बना है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। खुर्जा कहाँ पर है? बुलंदशहर में। साथियों, यह वेस्ट टू आर्ट नीति के तहत बनाया गया है। भारतीय वायुसेना से मिग 21 की औपचारिक विदाई कहाँ पर आयोजित की गई? चंडीगढ़ एयरबेस फोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर 2025 को सबसे पहले चंडीगढ़ में ही इसे शामिल किया गया था। साथियों, इनका स्थान अब LCA Mk1A देसी फाइटर लेंगे। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में देसी कीट पतंगों और मकड़ियों की 283 प्रजातियां मिली हैं। इसमें 254 कीट की हैं और 29 मकड़ी की प्रजातियां हैं। तितली व पतंगों की 85 प्रजातियां तथा चींटियों, मधुमक्खियों और ततैया की 40 प्रजातियां यहाँ पर मिली हैं। याद रखना। भारत के पहले एकीकृत ओनकोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र IORCC का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? गोवा में। साथियों, 27 सितंबर 2025 को गोवा में IORCC का शुभारंभ किया गया। याद रखना, यह भारत में अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक केंद्र है। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक ज्ञान यानी आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से कैंसर की देखभाल करना। केंद्रीय ऊर्जा शोध संस्थान CPRI की नई क्षेत्रीय जांच प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नासिक में। यह पश्चिमी भारत के उद्योगों के लिए बिजली और ऊर्जा उपकरणों की जांच करेगा। किसने उद्घाटन किया? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 सितंबर 2025 को। 23 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC ने 3189 ई कंटेंट वीडियो के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ISL डिजिटल संग्रह लॉन्च किया है। तो साथियों, ISL डिजिटल संग्रह किसने लॉन्च किया है? ISLRTC ने। उद्देश्य क्या है? बधिर समुदाय को सशक्त बनाना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। इस पहल में प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप के साथ ICL का एकीकरण भी शामिल है। अब हम देखते हैं करंट अफेयर का मंथली रिव्यू वन लाइनर। DST और ICMR के सहयोग से स्थापित दंत चिकित्सा प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन 24 सितंबर 2025 को कहां पर किया गया? तो संयुक्त होगा मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों के 7वें संस्करण की ई नीलामी में कुल कितने स्मृति चिन्ह शामिल थे? 1300। इसमें महाराष्ट्र की 101 विशिष्ट वस्तुएं भी शामिल थी। PM मोदी ने ब्रह्मपुर ओडिशा और उधना गुजरात के बीच किस ट्रेन को 27 सितंबर 2025 को हरी झंडी दिखाई? तो संयुक्त होगा अमृत भारत एक्सप्रेस को। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र NCSSR ने खेल विज्ञान, उन्नत तकनीकी और स्वदेशी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ 9 सितंबर 2025 को MOU किया है? तो संयुक्त होगा IIT दिल्ली के साथ। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रोपवे सुविधा हेतु उत्तराखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ MOU किया है? तो संयुक्त होगा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ। पंजाब की एक खाली राज्यसभा सीट के साथ जम्मू कश्मीर की कितनी खाली राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर 2025 को होगा? तो संयुक्त होगा 4। साथियों, जम्मू कश्मीर की 4 सीटों में से 1 बीजेपी जीती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 28 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को कौन सा उत्सव आयोजित किया गया? तो विजयदशमी उत्सव। साथियों, राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।